इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। रिवीजन सीरीज़ है तो फंक्शन हम ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस आप जो मैं मार्क करूँगा उसको रिवाइज कर लेना, आपको ऑलरेडी समझ में आता है। अब तो अपन लास्ट स्टेज में है प्रिपरेशन में और जेई मेंस 22 को शुरू होने वाला है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। सबसे पहले तो फंक्शन आपको पता ही होगा कि भाई दो अगर नॉन एम्प्टी सेट है और उसमें वो सारे एलिमेंट उनके अलग अलग हैं यूनिक एलिमेंट के लिए, तो उनके बीच में जो आपस में रिलेशन होता है, जो आपस में उनको हम लोग मैपिंग करते हैं, उनको ही फंक्शन बोलते हैं। अब कुछ टर्म्स है जो आपको समझना है फंक्शन को समझने के लिए। रियल नंबर आपको पता है, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी चाहे रैशनल हो या इरेशनल, रैशनल नंबर होता है उसके बाद और इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं। ये डेफिनेशन है, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। मैं बस नाम लेके चला जा रहा हूँ और इनफैक्ट मैं इस ट्री से आपको समझा देता हूँ कि पूरा का पूरा नंबर सेट होता क्या है। सबसे ऊपर रियल नंबर है, उसके दो भाग होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर्स होता है जिसको आई या जेड से रिलेट करते हैं, और एक नॉन इंटीजर्स होता है। नॉन इंटीजर्स में अब तीन भाग होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, आई माइनस, आपने पढ़ा होगा, ज़ीरो इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको होल नंबर्स बोला जाता है। तो ये है नंबर की फैमिली और ये आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं जिसको आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं और टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कुछ कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो बेसिकली आपको जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत समझते हैं। रिलेटेड क्वांटिटी, रिलेटेड क्वांटिटी दो क्वांटिटी का जो आपस में रिलेशन होता है उसको रिलेटेड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया है और रेडियस है, तो ये बोलेंगे कि एरिया और रेडियस आपस में रिलेटेड क्वांटिटीज़ है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा जो है वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता ही है कि ऐसा वैल्यू जो एक लेटर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, इनका वैल्यू कॉन्स्टेंटली वेरी करते रहता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल इसमें होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जो कोई भी वैल्यू ले सकता है जो डिपेंडेंट ना हो किसी पे। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई वो वैल्यू लेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कुछ भी ले सकता है, जबकि y जो है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक डेफिनेशन है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद चौथा जो टर्म होता है कांस्टेंट होता है। तो कोई वैल्यू जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही वो कांस्टेंट है। अब उसमें एब्सोल्यूट कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है, और ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जैसे उसको हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आर्बिट्ररी हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो किसी भी फंक्शन का, किसी भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा उसको हम लोग मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको बस इतना समझना है, बाकी आपको पता ही है। और उस मॉड का डेफिनेशन क्या है ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो उस फंक्शन के वो जो मॉड है, ये जो मॉड बोलते हैं, इसके अंदर का जो वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस से निकल के बाहर आएगा। अगर वो ज़ीरो है तो ज़ीरो, और ग्रेटर देन है तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद फिर ग्रेटर इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, अब देखो ये सब जानना जरूरी होता है। तो नियरेस्ट जैसे 0.69 है, तो नियरेस्ट जो इंटीजर है पॉजिटिव साइड में उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट होता है, किसी भी फंक्शन का एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली जान सकते हो। ये इंटीजर पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आप आराम से, तो कोई भी नंबर है उसमें से इंटीजर घटा दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आ जाएगा। तो ये आपका आराम से आप ये देख सकते हो। उसके बाद इंटरवल होता है। इंटरवल क्या बोलते हैं, इंटरवल एक सर्टेन रेंज को इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों बाउंड्री के एलिमेंट्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, वो इंक्लूड नहीं होता। क्लोज इंटरवल किसको बोलते हैं, इसमें दोनों बाउंड्री के एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, सिंपल। अब ओपन क्लोज में डिपेंड करता है कौन सा साइड ओपन है। जैसे ओपन में पहले ओपन है तो पहला वाला एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, दूसरा क्लोज है दूसरा वाला जो है क्लोज होगा, मतलब इंक्लूडेड होगा। क्लोज ओपन में पहला वाला क्लोज होगा यानी कि इंक्लूडेड होगा, दूसरा वाला ओपन होगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ के देख सकते हैं। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन आपको पता है कि दो, अगर आपने एक्स और वाई कोई सेट ले लिया, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसके बीच में जो एक कोरिलेशन आप बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हो, उसी को फंक्शन बोलते हैं। जिसमें ये जरूरी है कि जो उसके फर्स्ट एक्स के जो एलिमेंट हो गया एफ एक्स में,
वो कैपिटल एक्स यानी कि इसके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरे सेट से। ये बेसिक डेफिनेशन होता है, ये आपको पता ही है। तो इनको मैपिंग भी बोला जाता है कि आप जब इस तरह की मैपिंग करते हैं तो उसको ये बोलते हैं कि भाई हर एक एलिमेंट जो है सेट एक्स का है, इसका इमेज जो है सेट वाई में है। तो ये बेसिक है। यहाँ पर एक सबसे बढ़िया ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेट एक्स। इसमें कुछ कुछ रूल भी आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी सेट एक्स के एलिमेंट है उसके जो है इमेज होंगे कोरेस्पॉन्डिंगली सेट वाई के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट उसके सबसे पहली बात सारे इमेज होने चाहिए, कोई भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। वही यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है, चाहे भले एक ही वैल्यू क्यों ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको फंक्शन बोलेंगे। इस केस में देखो सेट एक्स है, सी ए बी सी एलिमेंट है, सी खाली है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि सी का कोई भी इमेज नहीं है। इसमें आप देख सकते हो एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज हो गया, वो भी कंडीशन है, वो नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट फंक्शन होगा। तो जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वर्टिकल लाइन से टेस्ट कर सकते हो। वर्टिकल लाइन मतलब एक वैल्यू पे दो वाई की वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ भी देख सकते हैं मल्टीपल वैल्यू है तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ एक ही वैल्यू है तो फंक्शन है, यहाँ भी एक वैल्यू है तो फंक्शन है। तो ये सब चीज़ें आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ फंक्शन, अब नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे? अगर एक्स और वाई दो सेट आपने लिया और उसमें एम और एन एलिमेंट है तो उसमें जो नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे सेट एक्स से वाई तक वो हो जाएगा एन टू द पावर एम। एन मतलब सेकेंड, यानी कि एक्स जो एक्स और वाई है ना, तो इसमें वाई के जो एलिमेंट्स होंगे एन और एक्स की मान लो एम है, तो एन रेज टू द पावर एम, क्योंकि आपको पता है कि इसके सारे मैपिंग वाई में होने ही चाहिए, तो इसीलिए एन रेज टू पावर एम। ये आप आराम से याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, किसी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो वो किसी पॉइंट पे होता है। फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एफ एक्स डिफाइन है, तो ये एक्स जो है इनपुट है, तो इनपुट अगर कुछ दोगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी करस्पॉन्डिंगली एफ एक्स की, वो हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि उस वैल्यू का फंक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। ब्रेक लेकर के वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेटली ये देख सकते हो। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और उसी पर हम लोग फोकस भी करेंगे। अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीन टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें लोग साल भर कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो ये क्विकली देख सकते हैं। ये जो मैपिंग है फंक्शन का ए टू बी, तो आप देख सकते हैं इसको विजुअली भी रिप्रेजेंट किया गया है कि ए मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो अब बी में जो है ना इन्होंने दो सर्कल बनाया हुआ है। दो सर्कल क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो जितने भी एलिमेंट से लिंक होगा उसको उसने क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। बाकी जो ये ब्रॉड होता है, जितने भी एलिमेंट्स बी में होगा, जरूरी नहीं है सब। आपने देखा कि बी में बहुत सारे एलिमेंट खाली भी रह सकते हैं, ए में सारे एलिमेंट यूज़ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डोमेन। और ये जो जिससे लिंक्ड है उसके सेट को हम लोग रेंज बोलेंगे, और बाकी टोटल जो बी के एलिमेंट है या वाई के एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ए बी सी डी एक एलिमेंट है और ये मैप्ड है बेसिकली, ए बी सी डी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो डोमेन क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे आपका ए बी सी डी, ए के एलिमेंट सारे होंगे। कोडोमेन क्या होगा, पी क्यू आर एस बी, सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे। रेंज क्या हो गया, जितना से लिंक्ड है बस वही हो गया कोडोमेन। तो ये सिंपल है, एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो। अब डोमेन कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके होते हैं डोमेन और रेंज पता करने के। तो डोमेन पता करने का मतलब ये होता है कि अगर एक्सप्रेशन अंडर रूट है, इवन रूट है, कोई 2 है या अंडर 4 रूट है, तो आप उस रूट को, उसका जो वैल्यू है अंदर, उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करके जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका जो है डोमेन निकालने का काम आएगा। फिर डिनोमिनेटर को आप 0 कर सकते हैं, उससे भी 0 के बराबर नहीं मान सकते हैं, वैसे नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा एलिमेंट उसके डोमेन नहीं है। तो ये डिफिनेशन वगैरह आप देख सकते हो कि दो फंक्शन है और वो आपस में लिंक है, तो उनके डोमेन जो है कैसे होंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हो। देखो डोमेन और रेंज निकालने के लिए सवाल आता है, बहुत बार आता है, तो ये सारी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए और मैं इस पर एम्फेसाइज ज़्यादा नहीं करूँगा। सिमिलरली रेंज के लिए आपको बहुत सारा बेसिकली आउटपुट को देखना होता है, तो बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, 1 बाय 1 आप इसको देख सकते हो और ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप डोमेन या रेंज निकाल रहे हो उसकी फॉर्मूले, वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अभी प्रैक्टिस कर लो आप, 4-5 क्वेश्चन है यहाँ पर और उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्विकली अगला चैप्टर यानी कि अगला इसका को चैप्टर देखते हैं।
अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है बेसिकली? अलजेब्रा मतलब होता है कि आप फंक्शंस के ऊपर अलजेब्रा परफॉर्म करने वाले हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यही अलजेब्रा होता है, यही परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो अगर एफ और जी दो फंक्शन आपने मान लिया जो रियल सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सिंगल वैल्यू मतलब एक का एक मैपिंग है, ऐसा करके आप बोल सकते हो, जो डेफिनेशन है बेसिकली, जिसका डोमेन जो है एक्स एफ है और एक्स एफ एक्स जी दो फंक्शन है, तो दो डोमेन हो गया और दो रेंज वाई एफ जी हो गया, और इस तरह से वो लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल कोई एक नया फंक्शन आ गया जिसमें एक्स एफ और एक्स जी जो है आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्शन जो है एक्स के बराबर है और वो फाई नहीं है बिल्कुल। तो ये बहुत कुछ यहाँ पर एजम्पशन है, कुछ पॉइंट है जो आप देख सकते हैं जो इसमें एप्लीकेबल होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं, सी मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल उस फंक्शन के अंदर, तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन का वैल्यू में वो सी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाता है दो फंक्शन का, कोरस्पॉन्डिंगली एफ और जी आपस में सेपरेट हो जाते हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एफ एंड जी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो जी इंटू एफ एक्स हो जाता है, या एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये कोई भी कर रहे हैं तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीज़न कर रहे हैं तो एफ बाई जी एक्स कर रहे हैं तो एफ एक्स बाई जी एक्स होता है। ये है, बस ध्यान रहे कि ये जो है जी एक्स ज़ीरो ना हो, वो सारे वैल्यूज़ ऑफ एक्स जिसके लिए एफ एक्स बाई जी एक्स डिफाइंड है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है खाली। बाकी जी बाई एफ में भी यही होगा कि एफ एक्स का वो एफ एक्स जहाँ ज़ीरो हो रहा है वो सारे एक्स को एक्सक्लूड करके बाकी सारे ये इसके डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं। इक्वल फंक्शन किसको बोलते हैं? इक्वल फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें दोनों का डोमेन आपस में बराबर हो, जैसे एफ और जी यहाँ पर है, तो अगर एफ का डोमेन जी का डोमेन बराबर है तो उसको एक कंडीशन है उसमें इक्वल, तीन कंडीशन है बेसिकली। दूसरा को डोमेन दोनों का बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। दूसरा वो सारे वैल्यूज़ उस फंक्शन का जो उसके कॉमन डोमेन को बिलोंग करता है उस पर वो फंक्शन बराबर होना चाहिए। कॉमन डोमेन जो भी हो उसके लिए वो सारे वैल्यूज़ आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कुछ फंक्शंस के ऑपरेशंस, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, अब रियल वैल्यूड फंक्शन में अगर कोई आर है जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ए और बी दो सबसेट है उसके, तो फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अगर सेट उसके बेसिकली डोमेन जो है बेसिकली और रेंज जो है ए और बी जिसको बोलते हैं, तो वो अगर उसके सबसेट है बेसिकली वो रियल नंबर है, तो हम उसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, उसमें कोई इमेजिनरी फंक्शन नहीं है। अब मैपिंग पढ़ते हैं काइंड ऑफ फंक्शन में मैपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये पूछा भी जाता है, तो आप ये रिवाइज ज़रूर कर लें। जैसे वन वन फंक्शन हमने देखा हुआ है, सो वन वन फंक्शन का मतलब होगा कि भाई एक का एक ही इमेज होना है, उसी को वन वन फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ए का नंबर A1 A2 A3 A4, बी का नंबर B1 B2 B3 B5, यहाँ पर वन वन ही रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको वन वन बोल सकते हैं क्योंकि एक ही बी से रिलेटेड है, भले बी कुछ खाली है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर देखो x1 और x3 का एक ही इमेज है जो कि गलत है, तो ये वन वन नहीं है, सिंपल। और आप बाकी जितने भी आपको नोट्स वगैरह बनाए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। चेक करने का तरीका 3 स्टेप है, आप कर सकते हैं। कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट में उस दोनों फंक्शन, उस एलिमेंट पर उस दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है बराबर कर दीजिए, उसको सॉल्व करिए। अगर ये दोनों बराबर आया तो तभी हो सकता है जब x इक्वल टू वाई है, तो हम क्या बोलेंगे उसको वन वन फंक्शन। ये नॉर्मल तरीका होता है, ये कुछ शॉर्टकट्स है, नोट्स है, आप देख सकते हैं, राइट। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे इस पर भी बहुत बार जेईई मेंस ने सवाल कर चुका है, तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। तो अगर दो ए और बी फाइनाइट सेट है जिसमें m और n एलिमेंट्स है रेस्पेक्टिवली, तो आपको नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी में यानी वन वन फंक्शन जो होगा वो होगा n परमुटेशन m। परमुटेशन आपको पता है किस केस में, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा, और n अगर लेस देन m है, मतलब पहले सेट में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू m है तो आप ये फार्मूला लगाओगे परमुटेशन वाला, और अगर नहीं है, कम है, तो ज़ीरो हो जाएगा, वन वन होगा ही नहीं। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। मेनी वन फंक्शन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ। मेनी मतलब मेनी का वन, तो आपको मैं ग्राफिकल से दिखा सकता हूँ कि मेनी का वन ये हो गया मेनी वन, और ये आप देख सकते हैं। तो मेनी मतलब मेनी का वन A2 और A4 का B2 है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं। तो दोनों मेनी वन है, वन वन नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और ये आपको काम भी आएगा। ये डेफिनेशन है बेसिकली कि कोई भी फंक्शन जो है A टू B में अगर मैप है तो मेनी वन होगा जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट सेट A का
जो होगा उसका सेम इमेज होगा सेट बी के अंदर, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और कोई भी फंक्शन अगर मेनी वन फंक्शन है तो एक्स वाई का ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर होगा जहाँ पर अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है वहाँ फंक्शन बराबर हो सकता है, जो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं। ए टू और ए फोर यहाँ पर देख सकते हैं। ए टू और ए फोर के एफ वाई बराबर है, बट एक्स और वाई बराबर नहीं है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ ग्राफिकल नोट्स है जो आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हैं। इतना टाइम नहीं दे तो बेहतर है, थोड़ा क्विकली हम लोग चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करना है। बेसिकली मेरे को इम्पॉर्टेंट मार्क करना है। ऑन टू फंक्शन देख सकते हैं जिसको सरजेक्शन भी बोला जाता है। तो सरजेक्शन में कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एरो डायग्राम से सरजेक्शन निकालने का मतलब ये होता है कि एक तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं कि सरजेक्शन होगा अगर ए टू बी ऑन टू फंक्शन है तो ईच और एलिमेंट ऑफ बी हैज़ इट्स प्री इमेज इन ए। तो ये प्री इमेज का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्री इमेज आपने समझा ही होगा, राइट। तो एफ इनवर्स ऑफ वाई बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू। सिंपल ये है कि अगर इसका इन्वर्स आप लेंगे तो वो इसके अंदर होना चाहिए, उसी को प्री इमेज बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स बेसिकली समझने के लिए मैं क्विकली बता देता हूँ कि रेंज जो होगा उस फंक्शन का वो कोडोमेन हो जाएगा, बस सिंपल है। मतलब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होना चाहिए, वो मिस आउट नहीं होने चाहिए, तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। तो अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपसे पूछा जाए, सरजेक्शन ये भी पूछा जाता है, और ए और बी दो सेट है जिसमें एम और एन एलिमेंट्स है, और इस तरह से है कि दोनों एन और एम वन या वन से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन डायरेक्टली ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं, ये वाला फार्मूला है। आप नोट कर सकते हैं इसको, और ये ऑलरेडी होगा ही आपके पास, तो मेरे ख्याल से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन आप देख सकते हैं कोई भी फंक्शन इनटू फंक्शन होगा जब ऐसा एलिमेंट जो बी के अंदर हो जिसका कोई प्री इमेज हो ही ना इसके अंदर। तो जैसे बी यहाँ पर छूटा हुआ है जिसका कोई प्री इमेज ए में नहीं है, मानी कि उसके जो इन्वर्स है वो इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसमें जो है कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं होगा। ये हो गया इनटू फंक्शन, बस सिंपल है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो y3 का कोई प्री इमेज नहीं है इसके अंदर, इमेज तो ये है ही, तो इसको प्री इमेज बोलते हैं। b2 का इसमें नहीं है। तो मेथड जो है कैसे ऑन टू या इनटू फंक्शन फाइंड करेंगे, तो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो fx जो फंक्शन है वो ऑन टू है, और रेंज अगर प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो देन fx इज इनटू। तो सिंपल है, ये सब कुछ नोट्स है जो आप निकाल सकते हैं। fx और y को सॉल्व कर सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ क्या होता है, कॉम्बिनेशन फंक्शन होते हैं जिसमें मान लो हम लोग बोलते हैं 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन के कुछ मल्टीपल कंडीशन होंगे, वो आप देख सकते हो। पहला तो 1 1 होना चाहिए, दूसरा 1 2 होना चाहिए, दोनों आपको निकालने आना था। और ये आप देख सकते हो 1 1 मतलब हर एक का एक ही एलिमेंट होगा, और दूसरा जो है ऑन टू है, ऑन टू आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, तो हर एक का प्री इमेज है इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं क्विकली। तो खैर मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने की उतना ज़रूरत नहीं है, मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। तो और नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन अगर आप निकालेंगे तो वो आप फाइनाइट सेल अगर ए और बी है और बाइजेक्शन है तो ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको पता है वो तो होना ही चाहिए, और ए हैज़ एन एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन टेकन ऑल एट टाइम, जिसको हम लोग एन फैक्टोरियल के नाम से ही जानते हैं। तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन जो आपको निकालना हो तो सीधा फैक्टोरियल से निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजी है और बहुत आसानी से लोग निकाल भी लेते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन आपको पता है जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा, इस तरह के फॉर्म में, उसको हम लोग प्लस माइनस इससे जुड़ा हुआ होगा तो उसको अलजेब्राइक बोलेंगे। उसी के अंदर जो है पॉलिनोमियल और इंटीग्रल फंक्शन होता है जो इस फॉर्म में होता है, जो आपने सुना ही हो, ए नॉट एक्स बार बार पॉलिनोमियल बोलते हैं, जहाँ पर ए नॉट लीडिंग कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जो ए नॉट A1 A2 A3 है ये जो है आपस में कांस्टेंट है, जो और ये जो n मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये नेचुरल नंबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। ये डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी जाता है।
राइट। तो कोई भी पोलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का जो होगा लीनियर फंक्शन होगा और 0 डिग्री का जो है कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो क्योंकि 0 डिग्री आपको पता है एंड पर 0 इज़ 1, तो कोई भी नंबर अगर कांस्टेंट है तो वो जो है 0 डिग्री का फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन आपका अलजेब्राइक में देख सकते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे तो उसको हम लोग रैशनल फंक्शन बोलेंगे। इरेशनल फंक्शन जो रूट या जो आपको इमेजनरी नंबर वगैरह के कॉम्बिनेशंस में रहे उसको इरेशनल बोलते हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है उसी को ट्रांसीडेंटल बोलते हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, इन्वर्स हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। क्योंकि ये अलजेब्राइक नहीं है तो हम लोग इसको ट्रांसीडेंटल बोलते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ट्रिगोमेट्रिक पता है आपको कि ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी फंक्शन होते हैं वो ट्रिगोनमी, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेंट, ये होता है साइन, कॉस, टेन, ये सारे जो फंक्शन होते हैं मेन, इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। साइन फंक्शन अब वन बाय वन देख लेते हैं। साइन फंक्शन आपको पता है ये साइन फंक्शन होता है, तो ये कोसाइन फंक्शन होता है। ये सब बहुत बेसिक वैल्यू है। फिर टेंजेंट फंक्शन हो गया आपका, फिर कोसेंट हो गया, छः होते हैं बेसिकली, और सेक और कॉट हो गया। तो ये डेफिनेशन आप आराम से पढ़ सकते हो, आपको ऑलरेडी नोट्स में बना हुआ है, मैं इसमें एम्फेसाइज नहीं करता हूँ। सबसे जो ज़रूरी चीज़ इसमें ये है कि ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज इसको तो पता होना ही चाहिए। दूसरा ये जो होता है ना, ये जो फंक्शन आपने पढ़ा इसका इन्वर्स फंक्शन होता है। अब एक तो नॉर्मल आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो जैसे जितने भी 6 है ना उसके इन्वर्स भी होते हैं, मतलब उल्टा बोल सकते हो मोटा मोटी। तो उसके डोमेन और उसके रेंज और उसका जो डेफिनेशन है ये आप ज़रूर बिल्कुल मार्क कर लो, स्टार मार्क, ये बहुत काम आने वाला है और इसको आप बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है e⁻x, या जो डेफिनेशन होता है रेंज 0 to 80 वाला, ये है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉगरिथमिक, लॉग वाले फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ खास देखो अगर है तो वो उसके डोमेन और रेंज निकालने में है और कैसे उसके डेफिनेशन को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बोलते हैं। इसमें दोनों आपस में लिंक्ड हो, दो वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल्स हो तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जिससे आप डायरेक्टली कुछ निकाल ना पाए। ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है कि सिर्फ एक वैल्यू होती है, उसी को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन ये बोलते हैं कि उसका अगर खुद का वैल्यू उसके बराबर, जैसे y = x हो गया, इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर x 1 है तो y भी 1 है, तो ये सेम हो गया। x 2 है तो y भी 2 है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? fx = x। तो ये एकलौता फंक्शन है जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आप आराम से ध्यान रख सकते हैं। फिर मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन आपको बता दिया कि अगर x > 0 होगा तो वो x आएगा, और <= 0 होगा तो -x होएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर। इस तरह ग्राफ दिखेगा और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आप देख सकते हैं। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर ये डेसिमल में कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो वो नेक्स्ट इंटीजर होता है। तो इसके जो डोमेन और रेंज है ये आप ग्राफ वगैरह आराम से समझ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है इस तरह का डेफिनेशन, अगर x 0 नहीं है तो mod x/x उसकी वैल्यू होती है, और अगर x 0 है तो 0 वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें सिग्नम फंक्शन में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि f(x) जो होगा, अगर x > है तो सारे इसके लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि x देखो इससे निकालो x निकल के आएगा, और x > 0 है, ठीक है। और ये जो है x है, तो x/x अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो कट गया, ठीक है, नॉन ज़ीरो तो है ही, तो 1 ही आएगा डायरेक्टली। सेकेंड वाले केस में आपको पता है 0 है, लेकिन <1 है तो यहाँ पर निकालो -x आएगा, -x/x, नॉन ज़ीरो नंबर है तो -1 होगा। तो इसीलिए सिग्नम फंक्शन जो है फर्दर अगर डिफाइन करोगे तो ये आएगा। तो सिग्नम फंक्शन ये आएगा कि अगर x > 0 है, नॉन ज़ीरो तो है ही, तो 1 आएगा ऑलवेज, 0 है तो 0 आएगा, और <0 है तो -1 आएगा। तो सिग्नम फंक्शन को का जो डोमेन बोलते हैं हम लोग, डोमेन अगर रियल नंबर है, कोई भी डोमेन हो सकता है, आप देख सकते हैं पूरा रियल नंबर कवर्ड इसमें, तो रेंज इसका केवल -1, 0, 1 होगा। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये उसका ग्राफ है, आपको ग्राफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। रेसिप्रोकल फंक्शन,
रेसिप्रोकल फंक्शन आपको पता है कि भाई जैसे उसका रिवर्स कर देंगे उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। डोमेन ये देख रहे हो उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आप देख सकते हैं। अब डोमेन, अब ये वाले जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि इस पे जेईई मेंस बहुत सवाल पूछा है, कई बार पूछा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उल्टा के देख सकते हो, बहुत सवाल पूछा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये टेबल स्क्रीनशॉट ले लो या आपके नोट में लिखा हुआ है वहाँ से अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो डिटेल में दिया हुआ है। कुछ टिप्स है आपके लिए, वो टिप्स आप रीड आउट 1 बाय 1 कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। ईमेल आईडी दिया हुआ है, हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ एग्जांपल है वो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर आप -x किसी x के जगह पर रखते हैं और उस फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है, जो सारे x जो उसके डोमेन को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग fx को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। कि आपने नेगेटिव नंबर भी रखा तब भी वो पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे fx = ईट पावर x प्लस ईट पावर -x, ये क्लासिक एग्जांपल है, आपको क्लास में बताया गया होगा। ऑड फंक्शन सिमिलरली ये है कि अगर आप माइनस देते हैं तो माइनस के साथ वैल्यू आता है वो सारे x के लिए जो उसके डोमेन में बिलोंग करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये सिंपल है। तो ग्राफ आपको हमेशा हेल्प करेगा, तो ग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है यहाँ पर, 1 बाय 1 आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये रिवीजन है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर मैं बात करूँ, डिस्कशन। ऑलरेडी आप पढ़े हुए हो, पूरे साल आपने पढ़ा है, तो मैं बस इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट। अब पीरियोडिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पर बहुत सारा सवाल बना हुआ है। पीरियोडिक फंक्शन को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये है कि ऐसा कौन सा इंटरवल है जिसके बाद वो फंक्शन सेम हो जाता है, बस उसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं और उसी को पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। उसी को ये फैंसी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो t 2t 3t है, आप देख सकते हो हर जगह वो बराबर हो रहा है, तो आफ्टर इंटरवल ये रिपीट हो रहा है। और ऐसे फंक्शन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टैंडर्ड है और ये आप डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ टिप्स दिए हुए पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर, और 1 बाय 1 आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, नोट में होगा तो उससे आप पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल भी आप सॉल्व कर लें, सॉल्यूशन के साथ है, पहले सॉल्व कर लें उसके बाद आप सॉल्यूशन तो बिल्कुल देख ही सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अब कंपोजिट फंक्शन, हमने कंपोजिट रिलेशन पढ़ा था रिवीजन के टाइम पे, तो यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन, और आपको पता है कि दो फंक्शन के बीच का आपस का रिलेशन होगा, तो अगर ये दो फंक्शन इस तरह से डिवीज़न है तो कंपोजिट जो एफ और जी में होगा वो गॉफ होता है, और गॉफ जो होगा आपको पता है गॉफ जो होगा वो A to C होगा। तो गॉफ मतलब होता है g ऑफ fx। तो fx जो हो गया क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, और ये g वैल्यू जो आएगा वो रेंज आएगा। तो इसीलिए देख सकते हो कि fx का डोमेन क्या है a और g का रेंज क्या है c, तो इसीलिए इसका A to C डिफाइन होता है। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं ये डिफाइन किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं या प्रैक्टिस कर लेने हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है, इसी पे कुछ नोट्स टिप्स लिखा हुआ है, 1 बाय 1 आप पॉज करके देख सकते हो। कुछ एग्जांपल भी है जो गॉफ और जो कंपोजिट पे सवाल तो आता है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस तो कर लेना चाहिए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर दिए हुए, आप स्क्रीन पे पॉज करके मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, आराम से आप इसको 1 बाय 1 इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है, तो आप डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ तो आराम से रिवीजन कर ही लोगे। अब इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन आपको पता है कि अगर A to B जो फंक्शन है जो आपने डिफाइन किया, अगर 1 1 on 2 है यानी कि बाइजेक्शन है, तो मैपिंग जो होगा F इन्वर्स F होगा वो होगा B to A, विच इज़ एसोसिएट्स इस एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो A और B को बिलोंग करेगा। और इस तरह से होगा कि F और A इज़ बेस कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। आपको पता है कि उस फंक्शन का वैल्यू जो है एलिमेंट ऑफ B है, आप देख सकते हैं ये इन्वर्स फंक्शन है। और इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन बेसिकली कहने का मतलब है वो क्या है, ये रेंज ऑफ फंक्शन है, और इसी को ये यहाँ पर वैल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये उसका डेफिनेशन है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर नोट में ये कि अगर कोई इन्वर्स फंक्शन का एग्जिस्ट करता है किसी फंक्शन का, तो वो 1 1 on 2 होगा ही होगा। ये बहुत बड़ा नोट है और ये आपको बहुत काम भी आएगा। यहाँ पर और भी कुछ नोट्स है जो आपको डेफिनेटली स्टार मार्क करके प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कुछ क्वेश्चंस भी इसके साथ रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो इम्पोर्टेंट कुछ मैंने बताया हुआ है, ये आपको डेफिनेटली देख के जाना है।
और मैथ के अंदर फंक्शन के अंदर जो सवाल आते हैं वो मोस्टली ये जो कॉम्प्लेक्स डोमेन और ये इस सब पे ही आता है, इन्वर्स फंक्शन पे आता है, आपका कंपोजिट पे आता है। तो ये सब आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अभी कर लेना चाहिए, अभी भी टाइम है, 10 तारीख है, आप आराम से कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।